आज की कहानी एक ऐसे अनलकी प्रेमी जोड़े की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश की यह लव स्टोरी किसी भी फिल्मी कहानी से ज्यादा सनसनीखेज है और डिजिटल इंडिया में समाज का दूसरा चेहरा प्रस्तुत करती है। जिसमें लड़के की डेड बॉडी ग्वालियर में मिली, जबकि लड़की की लाश 100 किलोमीटर दूर राजस्थान में मिली थी। सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया था कि 3 राज्यों की पुलिस कंफ्यूज हो जाए और कुछ समय बाद फाइल क्लोज हो जाए। मगर जांच में हिला देने वाला खुलासा होता है। हत्या के बाद इस केस में आगे जो कुछ भी हुआ वो और भी हैरान कर देने वाला था। जब इस केस की परत दर परत सच्चाई खुलती गई तो हर कोई हैरान रह गया। पूरी सच्चाई जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। तो आखिर यह केस कब और कहां घटा था, वास्तव में उस प्रेमी युगल के हत्यारे कौन थे और इस केस में आगे क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला चूड़ियों और कांच के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसी जिले के थाना सिरसागंज के गांव जहांगीरपुर में देवी राम यादव अपने परिवार के साथ रहता था। देवी राम खेती किसानी करता था। परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बेटियां और सबसे छोटा बेटा था। इनमें तीसरे नंबर की बेटी नेहा यादव थी। सुंदर होने के साथ साथ चंचल स्वभाव की नेहा गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर सिरसागंज के एक इंटर कॉलेज में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। अपनी मुस्कान और मस्ती से सभी का दिल जीत लिया करती थी। उसकी यह चहकती हुई हंसी और मेहनत में डूबा जीवन उसकी अनोखी पहचान बना चुके थे। इसी गांव में देवी राम यादव के मकान के सामने सुघर सिंह यादव भी अपने परिवार के साथ रहता था। वह भी खेती किसानी करता था। इस काम में उसके बेटे उसका हाथ बटाते थे। 4 बेटों में उत्तम यादव तीसरे नंबर का था। कक्षा 10 में फेल होने के बाद उसका मन पढ़ाई से उचट गया। इसके बाद वह शटरिंग का काम करने लगा था। नेहा यादव और उत्तम यादव के घर आमने सामने होने और एक ही जाति के होने से दोनों के परिवारों में नजदीकियां थीं। 16 वर्षीय नेहा जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। इस उम्र में लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक बात है। नेहा के साथ भी यही हुआ। नेहा को भी इस बदलाव का एहसास हुआ और उसके दिल में कुछ नए एहसास और उलझनें जन्म लेने लगीं। जब भी नेहा का ध्यान अपने घर के सामने खड़े उत्तम यादव पर पड़ता तो वह उसे चोर निगाहों से देखती, जैसे वह कोई गहरा राज छुपाए बैठी हुई है। धीरे धीरे उत्तम की उपस्थिति ने उसके दिल में एक अजीब सा एहसास भर दिया। जब वह स्कूल जाती तो अक्सर रास्ते में उत्तम का सामना होता और वह भी उसे चाहत भरी निगाहों से देखता था। उत्तम की उम्र करीब 20 साल थी और उसकी आंखों में एक गहरी चाहत थी जो धीरे धीरे नेहा को भी महसूस होने लगी। दोनों के बीच यह चुपचाप आकर्षण बढ़ता गया, लेकिन ना तो नेहा और ना ही उत्तम अपने दिल की बात एक दूसरे से कह पा रहे थे। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि यह उनका पहला प्यार था और एक नई भावना थी जिसे वे समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक दिन जब नेहा स्कूल जाते समय रास्ते में उत्तम से मिली तो उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, नेहा कैसी हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? उस पल में दोनों के दिलों में एक नई शुरुआत का एहसास हुआ। नेहा ने जैसे ही उत्तम से यह सवाल सुना, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। यह वह पल था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, पर तुम कैसे हो? उत्तम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं भी अच्छा हूँ। फिर अचानक नेहा ने सवाल किया, उत्तम तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? उत्तम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मेरा मन नहीं लगता था। कुछ काम करूंगा तो 4 पैसे इकट्ठा कर लूंगा। यह बात सुनकर नेहा थोड़ी चुप हो गई, लेकिन फिर भी दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल गईं और उस पल में जैसे समय थम गया। वे दोनों एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस कर रहे थे। जब भी वे मिलते तो एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान की अदला बदली होती थी। धीरे धीरे नेहा और उत्तम के बीच यह दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और उनका रिश्ता अब केवल दिलों की धड़कन और आंखों की चमक से ही नहीं, बल्कि उनके बीच की गहरी समझ और जुड़ाव से भी साकार हो रहा था। यह एक ऐसा रिश्ता था जो शब्दों से परे था, बस एक दूसरे की मौजूदगी में समाहित था। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर भी दे दिए थे।
जिससे उनके बीच फोन पर भी बातचीत होने लगी। रही बात मिलने की, तो नेहा से वह उसके स्कूल जाने पर सिरसागंज में बेरोक टोक मिल लेता था। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों किसी ना किसी बहाने मिल लेते थे। उनके प्रेम संबंध यहाँ तक पहुँच गए थे कि उन्होंने शादी तक करने का फैसला कर लिया था। वे एक ही जाति के थे, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके घर वालों को उनकी शादी पर कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि नेहा से बड़ी दो बहनें अभी अविवाहित थीं। नेहा और उत्तम मिलने और मोबाइल पर बात करने में पूरी सावधानी बरतते थे, लेकिन गांवों में प्यार, मोहब्बत या अवैध संबंधों की बातें ज्यादा दिनों तक छिपती नहीं हैं। नेहा और उत्तम के मामले में भी यही हुआ। यह एक ऐसी स्थिति थी जिससे वे दोनों अवश्य परेशान थे, क्योंकि उनका प्यार अब सार्वजनिक होने लगा था और इसके परिणाम स्वरूप परिवारों के बीच कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। नेहा और उत्तम को कई बार एक साथ पकड़ा गया और इस पर नेहा के परिवार वालों ने उसे खूब समझाया। उसे उत्तम से न मिलने की कड़ी चेतावनी भी दी गई। यह सब नेहा के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे अपने परिवार की उम्मीदों और अपने दिल की चाहत के बीच चयन करना था। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। नेहा के परिजनों ने अब इस रिश्ते को रोकने के लिए उत्तम और उसके परिवार से भी शिकायत करना शुरू कर दिया। हालांकि इन सभी चेतावनियों और परिवार की नाराजगी के बावजूद नेहा और उत्तम का प्यार कम नहीं हुआ। वे मिलते रहे और अपने भविष्य की योजनाएं बनाते रहे, जैसे वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इस बीच उन्होंने अपनी मुलाकातों और बातचीत में और भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी, ताकि किसी भी तरह का शक न हो सके। प्रेम का रंग चाहे हल्का हो या गाढ़ा, उसका रंग कभी आसानी से नहीं छोड़ता है। जितना अधिक अंकुश डाला गया, उतना ही नेहा और उत्तम के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम की ज्वाला और प्रज्वलित हो गई। ज्यादा रोक टोक ने उनकी इच्छाओं को और मजबूत किया और आखिरकार दोनों ने अपने परिवारों के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला किया। और फिर दोनों मार्च 2021 में अपने अपने घरों से भाग गए। किसी तरह इस बात का पता नेहा के घर वालों को लग गया। उन्होंने दोनों की तलाश शुरू कर दिया। नेहा और उत्तम अभी सिरसागंज ही पहुंचे थे कि उन्हें पकड़ लिया गया। यह उन दोनों के लिए एक चौंकाने वाला पल था, क्योंकि वे जो सपना देखने और जीने की कोशिश कर रहे थे, वह अब एक बड़ी चुनौती बन चुका था। उनकी राह अब उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। नेहा और उत्तम को घर लाया गया और वहां जबरदस्त हंगामा हुआ। दोनों के परिवारों के बीच तनाव था, लेकिन गांव वालों ने बीच बचाव करके किसी तरह समझौता करा दिया। भले ही दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया था, लेकिन इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच तल्खी और बढ़ गई थी। अब नेहा पर कड़ा पहरा रहने लगा था, ताकि वह फिर से उत्तम से ना मिले। प्रेमी युगल इस पूरी स्थिति को देखते हुए सीने पर पत्थर रखकर कई महीने चुपचाप रहे। दोनों ने सोचा कि शायद समय के साथ यह स्थिति शांत हो जाएगी। नेहा के परिवार वालों ने भी यह सोच लिया था कि शायद अब नेहा के सिर से प्यार का भूत उतर चुका होगा और वह उत्तम से अलग हो चुकी होगी। लेकिन उनकी सोच गलत साबित हुई। नेहा और उत्तम के दिलों में प्यार की आग अभी भी धधक रही थी। वे एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते थे और उनका दिल वही चाहता था जो वे एक दूसरे के लिए महसूस करते थे। यह प्यार अब भी उतना ही मजबूत था जितना पहले था। नेहा ने इस बात का फायदा उठाया और एक दिन मौका पाकर उत्तम से मिलने चली गई। जैसे ही उसने उत्तम को देखा, वह बिना किसी झिझक के उससे लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शब्द गहरे भावनाओं से भरे हुए थे। उसने बोला, उत्तम, मेरे घर वालों और गांव वालों से डरकर तुम मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगे? उत्तम ने नेहा के शब्दों को सुना और फिर धीरे से उसके होठों पर हाथ रखते हुए उसे चुप कराते हुए कहा, नेहा, दो सच्चे प्रेमियों को मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हमारे प्यार के बीच चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उत्तम की ये बातें नेहा के दिल को जैसे सुकून दे गईं। उसकी आंखों में विश्वास और प्यार की गहरी छाप थी। उस पल में नेहा को महसूस हुआ कि चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किलें डाले, उनका प्यार हमेशा मजबूत रहेगा। दोनों का प्यार अब सिर्फ शब्दों तक नहीं, बल्कि उनके दिलों की गहरी सच्चाई बन चुका था। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक कसम बन चुका था कि वे हर हाल में एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। 31 जुलाई 2021 की सुबह 10 बजे नेहा और उत्तम अचानक लापता हो गए। उस वक्त उनके परिवार और आसपास के लोग अपने अपने काम पर व्यस्त थे
और किसी को भी इस बात का आभास नहीं हुआ कि दोनों अचानक कहीं चले गए हैं। दोनों का लापता होना किसी के लिए भी चौंकाने वाली घटना बन गई। काफी समय तक दोनों के लापता होने की खबर किसी को नहीं मिली, लेकिन जब यह बात उनके घर वालों को पता चली तो उनके परिवारों में हलचल मच गई। वे घबराए हुए थे और दोनों को ढूंढने के लिए तुरंत प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने आसपास के हर कोने में उनकी तलाश की, लेकिन घंटों की कड़ी मेहनत के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला। उनके परिवार के सदस्य चिंता और दुख के मिश्रित एहसासों के साथ दिन भर उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन उस दिन उनका कहीं भी कोई पता नहीं चला। यह स्थिति न केवल उनके परिवारों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए रहस्य बनी हुई थी। गांव वालों ने नेहा और उत्तम के लापता होने की जानकारी पुलिस को देने की सलाह दी, लेकिन बदनामी के डर से नेहा के पिता देवीराम ने थाने में सूचना देने या रिपोर्ट दर्ज कराने से साफ मना कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि इस मामले में और अधिक शोर शराबा हो और उनका नाम खराब हो जाए। इस बीच सुघर सिंह और उसके परिजन ने उत्तम को ढूंढने के लिए रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर लगातार तलाश जारी रखी। वे हर जगह उसकी खोज में जुटे रहे, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। काफी दिनों की खोज के बाद 10 अगस्त को सुघर सिंह ने आखिरकार थाना सिरसागंज में अपने बेटे उत्तम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह कदम उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अब उन्होंने समझ लिया था कि बिना पुलिस की मदद के यह मामला हल नहीं हो सकता था। गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद सुघर सिंह को यह जानकारी मिली कि उत्तम का अपहरण नेहा के परिवार वालों ने किया था। यह सुनकर सुघर सिंह के होश उड़ गए और अब उन्हें यह महसूस हुआ कि यह मामला कुछ और ही गंभीर था। इस बात की जानकारी मिलने पर सुघर सिंह ने 12 अगस्त को थाना सिरसागंज में जान से मारने की नीयत से उत्तम के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने यह रिपोर्ट धारा 364 के तहत नेहा के पिता देवीराम, चाचा शिवराज और गांव के श्याम बिहारी, रोहित, राहुल, अमन उर्फ मोनू और चालक गुंजन निवासी कुतुबपुर के खिलाफ दर्ज कराई। यह कदम सुघर सिंह ने उत्तम के खिलाफ हुई हिंसा और अपहरण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए उठाया। अब यह मामला पुलिस के पास था और इसकी जांच शुरू हो गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने की भनक मिलते ही आरोपी फरार हो गए। इस पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी डॉक्टर अखिलेश नारायण के नेतृत्व में 6 विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस ने प्रेमी युगल की खोजबीन में कोई कसर नहीं छोड़ी और 24 अगस्त को नेहा के पिता देवीराम को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। पुलिस को यह संदेह था कि देवीराम ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई थी। यह स्थिति पुलिस के लिए संदिग्ध थी, क्योंकि अगर बेटी गायब होती तो सामान्य तौर पर पिता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इस पर पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। पुलिस को यह चिंता थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो और उन्हें देवीराम के रवैये से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। पुलिस ने जब देवीराम से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसके चेहरे पर छिपी हताशा और डर साफ नजर आ रहे थे। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, बेटी नेहा के अपने प्रेमी उत्तम के साथ भाग जाने से हम सब बहुत नाराज थे। इस कृत्य से नेहा ने परिवार की इज्जत को तार तार कर दिया। इस सनसनीखेज अपहरण व हत्याकांड का रहस्योद्घाटन करते हुए पुलिस को देवीराम ने जो खौफनाक जानकारी दी वह रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। देवीराम ने बताया कि 31 जुलाई 2021 को जब नेहा उत्तम के साथ घर से भाग गई तो परिवार के लोग बहुत परेशान हो गए। इस घटना के बाद उन्होंने दोनों की खोज शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस बीच देवीराम को किसी तरह की जानकारी मिलनी शुरू हुई। एक दोपहर उत्तम के दोस्त विनेश, जो कुतुबपुर का निवासी था, ने फोन करके बताया कि दोनों पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं। इस सूचना को सुनकर देवीराम यादव घबराए हुए थे, लेकिन उसने तुरंत ही विनेश से कहा कि वह किसी भी हाल में उन्हें वहीं रोक कर रखें, क्योंकि वह दिल्ली की ओर जा रहा है। विनेश ने ऐसा ही किया। उधर देवीराम ने कुछ लोगों को साथ लेकर कार से दिल्ली के लिए निकलने का फैसला किया। वह पुरानी दिल्ली पहुंच गया और जैसे ही उसने अपनी बेटी नेहा और उत्तम को देखा, नेहा डर गई। प्रेमी युगल को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब उनके साथ क्या होगा। देवीराम ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को रात करीब 2 बजे थाना नसीरपुर स्थित बाकलपुर भट्टे पर ले आया। यहाँ उसने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। वे अपने फैसले पर अड़िग रहे। देवीराम का उद्देश्य उन्हें किसी तरह अपने घर वापस लाना था और वह अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह गलत कर रही है
लेकिन नेहा और उत्तम ने उसे साफ तौर पर नकार दिया। वे अपनी योजना पर कायम थे और किसी भी तरह के दबाव के सामने झुके नहीं। नेहा और उत्तम के ना मानने पर देवीराम यादव ने अपने साथ आए लोगों को घर वापस भेज दिया। वह अब केवल अपनी बेटी और उत्तम के साथ अकेला था। फिर उसने फोन करके अपने भाई शिवराज यादव को इस घटनाक्रम की जानकारी दिया। शिवराज, जो आगरा जिले के पिनाहट स्थित बाबा बर्फानी कोल्ड स्टोर पर मुनीम की नौकरी करता था, तुरंत अपनी कार लेकर भट्ठे पर पहुंचा। शिवराज यादव के पहुंचने के बाद देवीराम ने दोनों को कार में बैठने के लिए कहा। फिर वे दोनों को लेकर नौरंगी घाट पहुंचे, जहां आगे की योजना के बारे में विचार किया गया। यह स्थिति अब और भी गंभीर हो गई थी, क्योंकि दोनों प्रेमी युगल को लेकर देवीराम और शिवराज के मन में एक अलग ही योजना बन रही थी। देवीराम और शिवराज ने पहले बेटी नेहा की गला दबाकर हत्या की और उसकी लाश यमुना में फेंक दिया। जब उत्तम ने शोर मचाया तो उसे भी गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसकी लाश भी उसी स्थान पर यमुना में फेंक दी गई। हत्या के बाद शिवराज अपनी कार लेकर पिनाहट चला गया, जबकि देवीराम पैदल ही गांव लौट आया। इसके बाद एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने आगरा पुलिस से संपर्क किया और प्रेमी युगल के शवों की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम को बुलाया। 26 अगस्त को पीएसी के गोताखोरों की टीम स्टीमर के साथ बटेश्वर के नौरंगी घाट पहुंची और देवीराम द्वारा यमुना में शव फेंके जाने के स्थान के आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र में शवों की तलाश शुरू कर दी गई। 19 घंटे की कड़ी तलाश के बाद भी युवक उत्तम और किशोरी नेहा के शव बरामद नहीं हो पाए। एसपी अशोक कुमार शुक्ला के अनुसार शवों को फेंके हुए काफी समय हो चुका था और ऐसे में यह संभावना भी थी कि शव बहकर कहीं दूर चले गए हों या जलीय जंतुओं द्वारा उन्हें खा लिया गया होगा। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस ने ये स्वीकार किया कि शवों का मिलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि पुलिस ने हार नहीं मानी और अपनी ओर से शवों की तलाश जारी रखी। यमुना और उसके आसपास के क्षेत्रों में तलाश का दायरा बढ़ा दिया गया ताकि किसी भी तरीके से शवों का पता चल सके और यह मामला और गहराई से जांचा जा सके। जबकि वास्तविक कहानी कुछ और ही निकली। जहांगीरपुर गांव का यह प्रेमी जोड़ा ऑनर किलिंग का शिकार तो हुआ था, लेकिन पूरे मामले के तार उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, राजस्थान व मध्य प्रदेश से जुड़े निकले। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक युवक और एक किशोरी के शव मिलने के बाद इस मामले में 42 दिन बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्रेमी युगल का देवीराम यादव और घर वालों ने दिल्ली से अपहरण कर दोनों की हत्या कर शव राजस्थान और मध्य प्रदेश में फेंक दिए थे। देवीराम पुलिस को गुमराह कर दोनों के शवों को बटेश्वर स्थित नौरंगी घाट स्थित यमुना में फेंकने की बात कहता रहा। इस घटना का खुलासा दूसरे आरोपी शिवराज यादव, जो कि नेहा का चाचा है, ने पुलिस रिमांड के दौरान किया। नामजद आरोपी शिवराज ने 3 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसकी रिमांड के लिए 13 सितंबर को प्रार्थना पत्र दिया। इस पर कोर्ट ने 14 सितंबर को 48 घंटे का रिमांड स्वीकृत किया। थाना सिरसागंज के थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार और आईओ एसएसआई मोहम्मद खालिद आरोपी शिवराज को लेकर थाने आए और उससे पूछताछ किया। इस संबंध में जो असली कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। 31 जुलाई 2021 को नेहा व उत्तम गांव से भागकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उत्तम यादव ने रहने के लिए कमरा किराए पर लेने का निर्णय लिया। इस काम में मदद के लिए उसने कुतुबपुर निवासी अपने करीबी दोस्त विनेश को फोन किया। विनेश के पिता विनोद दिल्ली में काम करते हैं। विनेश दिल्ली आता जाता रहता था। विनेश उस समय अपने गांव में था। उसे उत्तम ने पूरी बात बताई और दिल्ली में रहने के लिए कमरा किराए पर दिलाने की बात कही। विनेश ने यह जानकारी नेहा के पिता देवीराम यादव को दे दिया। जानकारी मिलते ही देवीराम ने कहा, विनेश, तुम उसे वहीं रोक कर रखो। इस पर विनेश ने उत्तम से कहा, तुम मेट्रो पर ही मिलना, मैं दिल्ली आ रहा हूं, वहां तुम्हें कमरा दिलवा दूंगा। यह सुनकर उत्तम और नेहा को तसल्ली हुई। वे विनेश के आने का इंतजार करने लगे। देवीराम अपने भाई शिवराज व गांव के श्याम बिहारी, रोहित, राहुल, अमन उर्फ मोनू और कुतुबपुर के विनेश व गुंजन ड्राइवर के साथ इको कार से 31 जुलाई को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बीच बीच में विनेश उत्तम से मोबाइल पर बात करता रहा। दिल्ली पहुंचकर विनेश ने उत्तम से संपर्क किया। अचानक विनेश के साथ अपने घर वालों को देखकर नेहा और उत्तम डर गए, लेकिन देवीराम ने दोनों को प्यार से समझाते हुए कहा, तुम लोगों को इस तरह नहीं भागना चाहिए था, इससे दोनों ही परिवारों की गांव में बदनामी होगी। तुम लोग घर चलो। बहला फुसलाकर वे दोनों को दिल्ली से अपने साथ ले आए।
रात करीब 1 बजे वे लोग थाना नसीरपुर स्थित बांकरपुर भट्ठे पर पहुंचे। यहाँ दोनों को समझाते रहे कि वे एक दूसरे को भूल जाएं, लेकिन दोनों एक साथ रहने की जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वे शादी करना चाहते हैं और शादी के बाद वे गांव नहीं आएंगे। उत्तम यादव ने जिस जिगरी दोस्त विनेश से सिर छिपाने के लिए मकान दिलाने को कहा था, वही दोस्त प्रेमी युगल की जान का दुश्मन बन गया। उसने फोन कर नेहा के पिता देवी राम को दोनों के ठिकाने की जानकारी देकर दिल्ली ले जाकर उन्हें धोखे से पकड़वा दिया। दोस्त यदि दगा नहीं करता तो आज प्रेमी युगल जिंदा होता। तभी देवी राम के भाई शिवराज ने अपने परिचित जितेंद्र शर्मा को फोन कर आलू व्यापारी सुनील की बोलेरो लेकर आने को कहा। कुछ देर बाद जितेंद्र शर्मा सुनील के साथ उसकी बोलेरो लेकर रात 3 बजे भट्ठे पर पहुंच गया। उत्तम और नेहा को भट्ठे से पिनाहट स्थित कोल्ड स्टोरेज पर लाकर शिवराज ने एक कमरे में दोनों के हाथ पैर बांधकर बंधक बनाकर 2 दिन यानी 2 व 3 अगस्त को रखा। यहाँ देवी राम ने अपने भाई व अन्य के साथ एक खौफनाक साजिश रची। इसके बाद देवी राम यादव ने अपने परिचित बालक राम को फोन कर मध्य प्रदेश के भिंड शहर में मिलने के लिए कहा। 3 अगस्त की रात 10:30 बजे देवी राम, उसका भाई शिवराज यादव, देवी राम का भतीजा जैकी, सुनील, प्रेमी युगल, नेहा और उत्तम को लेकर भिंड पहुंच गए। वहां उन्हें बालक राम मिल गया। वह भी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी झांसी ग्वालियर मार्ग होते हुए ग्वालियर जिले के डबरा पहुंची। वहां पहुंचकर फ्लाई ओवर से नीचे उतरकर लिंक रोड पर आ गए। यहीं पर उन लोगों ने बोलेरो में ही उत्तम यादव के गले में रस्सी का फंदा कसकर उसकी हत्या कर शव फेंक दिया। इसके साथ ही उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। इसके बाद नेहा यादव को लेकर मुरैना रोड होते हुए राजस्थान के धौलपुर आ गए। राजाखेड़ा रोड पर थाना दिहौली से करीब 1 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर गाड़ी रोक लिया। यहाँ नेहा की भी गले में रस्सी का फंदा लगाकर हत्या कर दिया। उसकी लाश भी वहीं फेंक दिया। हत्यारों ने लाश के चेहरे को मिट्टी से ढक दिया। दोनों की हत्या कर शव ठिकाने लगाकर सभी हत्यारे पिनाहट वापस आ गए। फिर सभी अपने अपने घर चले गए। देवी राम भी गांव अपने घर आ गया। 4 अगस्त 2021 को राजस्थान के जिला धौलपुर जिले के थाना दिहौली क्षेत्र में कस्बा मुरैना दिहौली के बीच सड़क के किनारे खेत से सुबह 10 बजे नेहा का शव पुलिस ने बरामद किया था। उसके गले में नायलॉन की पीले रंग की रस्सी से फंदा लगा था, जिसमें 8-10 गांठें लगी थीं तथा चेहरा मिट्टी में दबा हुआ था। इस पर एसपी धौलपुर केसर सिंह शेखावत ने शव की शिनाख्त नहीं होने पर 7 अगस्त को मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद अंतिम संस्कार करा दिया गया। थाना दिहौली में हत्या का मुकदमा अज्ञात के नाम दर्ज कर लिया गया। यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर के थाना आंतरिक क्षेत्र में ग्वालियर झांसी हाईवे के पास भरतरी रोड पर सड़क के किनारे एक युवक की लाश उसी तरह की रस्सी से गला घोंटकर फेंकी हुई पुलिस को मिली। पीले रंग की रस्सी में 8-10 गांठें लगी थीं। युवक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। यह शव उत्तम का था, लेकिन यह बात पुलिस को पता नहीं थी कि मृतक उत्तम है। शिनाख्त न होने पर पोस्टमार्टम कराने के बाद धर्म का पता न चलने पर उसे दफना दिया गया। इस संबंध में थाना आंतरी पर हत्या का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। ग्वालियर एसपी अमित सांघी के अनुसार जांच के दौरान पुलिस के सामने एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि राजस्थान के धौलपुर में एक युवती की इसी तरह लाश मिली थी। इस पर धौलपुर पुलिस से जानकारी साझा की गई। दोनों हत्याओं में समानता मिली, क्योंकि दोनों हत्याओं में जिस रस्सी का प्रयोग किया गया था वह एक ही रस्सी के 2 टुकड़े थे। इस बात की पुष्टि उनके फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भी किया। दोनों लोग कपड़े भी पर्टिकुलर कीमोफ्लाई के पहने हुए थे। इससे अंदाजा लगाया गया कि हत्या के इन दोनों मामलों में कुछ न कुछ संबंध जरूर है। प्रथम दृष्टया ही लग रहा था कि प्रेम प्रसंग का या परिजनों द्वारा की गई हत्या है। इसके बाद पुलिस ने किशोरी व युवक के शवों की शिनाख्त के लिए उनके फोटो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराए। उधर जब फिरोजाबाद पुलिस को यमुना में प्रेमी युगल की लाशें नहीं मिली, तब पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन की लोकेशन को खंगाला। इससे पुलिस को यह जानकारी मिल गई कि घटना के समय कहां-कहां ये लोग गए थे। पुलिस ने उस रूट पर पड़ने वाले सभी थानों से अज्ञात लाशों की जानकारी जुटाई। फोटो, कपड़ों व मृतकों के हुलिये के आधार पर नेहा और उत्तम की शिनाख्त हुई। फिर पुलिस आरोपियों को लेकर ग्वालियर पुलिस से मिली। पुलिस आरोपी शिवराज और सुनील के साथ ही उत्तम के पिता सुघर सिंह व अन्य परिजनों को साथ ले गई थी। आरोपियों से शवों के फेंके गए स्थानों की तस्दीक कराई। संबंधित दोनों थानों पर संपर्क किया। नेहा और उत्तम के फोटो व कपड़ों को देखकर पहचान लिया गया।
सक्षम अधिकारी के आदेश पर उत्तम के दफनाए गए शव को जमीन से निकलवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार सिंह व इस मामले के आईओ मोहम्मद खालिद दोनों थानों से सारे सबूत एकत्र कर फिरोजाबाद लौट आए। उत्तम का शव जैसे ही गांव जहांगीरपुर पहुंचा, परिवार में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। दोनों के भागने के बाद घरवाले समझ रहे थे कि वे लोग दोनों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन नेहा के पिता और चाचा द्वारा हत्या करने की बात कबूलने के बाद दोनों परिवारों में चीख पुकार मच गई। जांच में पुलिस को पता चला कि प्रेमी युगल की हत्या में प्रयुक्त नायलॉन की लगभग 15 मीटर रस्सी पिनाहट से खरीदी गई थी। इसी रस्सी के 2 टुकड़े कर दोनों का गला घोंटकर हत्या की गई थी। थाना सिरसागंज पुलिस ने पिनाहट से इस रस्सी विक्रेता की दुकान से वह बंडल भी बरामद कर लिया जिससे आरोपियों ने रस्सी खरीदी थी। इसके साथ ही बोलेरो भी बरामद कर लिया। इसी गाड़ी में प्रेमी युगल की हत्या की गई थी। हत्यारे इतनी शातिरता से काम कर रहे थे कि उन्होंने प्रेमी युगल की हत्या अलग अलग स्थानों पर की और उनके शवों को दूरदराज के इलाकों में फेंका ताकि यह सुनियोजित हत्याकांड का कभी खुलासा ना हो सके। इस प्रकार से शवों के अलग अलग स्थानों पर फेंके जाने से यह आशंका जताई जा रही थी कि पुलिस की जांच में मुश्किल हो सकती है और अपराधी बच सकते हैं। इसके अलावा देवीराम ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि उसने दोनों के शव यमुना नदी में फेंक दिए थे। इस तरह की जानकारी देकर उसने यह सोचा कि यदि शव नहीं मिलते तो वे हत्या जैसे गंभीर अपराध से बच सकते हैं। लेकिन 3 राज्यों की पुलिस की सूझबूझ और समन्वय से आखिरकार इस जघन्य अपराध, जिसे ऑनर किलिंग के रूप में अंजाम दिया गया था, का पर्दाफाश हो गया। आंतरी और दिहौली थाना पुलिस ने मृतकों के डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लिए थे और उन्हें फिरोजाबाद पुलिस को सौंप दिया। इस कदम ने मामले की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। डीएनए सैंपल की जांच से यह स्पष्ट हो गया कि शव वास्तव में नेहा और उत्तम के थे। इस साक्ष्य के बाद दोनों थानों में दर्ज अलग अलग मुकदमे अब थाना सिरसागंज में समाहित हो गए, जिससे मामले की जांच को एक नया मोड़ मिला। पुलिस इस अपहरण और हत्याकांड में शामिल 12 आरोपियों में से देवीराम और सुनील को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि शिवराज ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। अन्य फरार चल रहे आरोपियों बालकराम, जैकी, जितेंद्र, श्याम बिहारी, रोहित, राहुल, अमन उर्फ मोनू, गुंजन व दगाबाज दोस्त विनेश की तलाश की जा रही थी। नेहा और उत्तम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे। हालांकि नेहा के परिवार को उनका यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वे सामाजिक मान्यताओं और परिवार की शान के बारे में अधिक चिंतित थे। उनके लिए यह रिश्ता न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि उनके परिवार की इज्जत से भी जुड़ा हुआ था। इसलिए नेहा के घर वालों की झूठी शान और परंपराओं का ऐसा अहंकार और नफरत का शोला था, जिसने प्रेमी युगल के प्यारे रिश्ते को जलाकर राख कर दिया। उनके दिलों में सच्चे प्रेम का सम्मान करने की बजाय समाज की डर और दबाव ने इतना मजबूत रूप लिया कि उन्होंने अपने ही परिवार के 2 निर्दोष बच्चों की जान ले लिया। यह एक दुखद और दिल को छूने वाली घटना थी, जहां प्रेम और रिश्तों को अस्वीकार किया गया और सामाजिक तंग विचारधाराओं ने प्रेमी युगल की जिंदगी को छीन लिया। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है। ममता, ये नाम कुछ सुना सा लगता है। मैम, जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं भी यही सोच रहा था। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, आज 100 कमेंट कंप्लीट हो गए हैं आपके चैनल पर। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, खुले विचार का होना अच्छी बात है, पर साथ ही साथ सतर्क रहना भी जरूरी है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री जी ने कमेंट किया है, बुरे काम का बुरा नतीजा। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मोहम्मद उस्मान जी ने कमेंट किया है, घर में कुल्हाड़ी का निशान बनाने वाली कहानी सुनाओ। सर, आप इस केस का थोड़ा सा डिटेल्स दीजिए। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक जी ने कमेंट किया है, इतनी जिंदादिल खूबसूरत लड़की को दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। तकलीफ तो होता है जब किसी उभरते टैलेंट का इतनी दर्दनाक अंत होता है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, सही नहीं है ये, क्योंकि पुलिस है देश में, हम लोग भगवान नहीं है कि किसी का जान ले ले। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, घर में युवा बेटी हो तो किसी अनजान युवा से घनिष्ठ संबंध न बनाए, परिणाम प्रायः दुखद ही होता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, गलत कदम उठाने का अंजाम खतरनाक होता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शब्बीर काबू जी ने कमेंट किया है, आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियो। विवेक कुमार जी, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तहर भाई जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, नाइस सर। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणपत सिंह भाटी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कुशल थापा जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्याम बहादुर गुप्ता जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाज कश्मीरी जी ने कमेंट किया है, मैं बहुत टाइम बाद आपकी कहानी देख रहा हूं, 8 महीने बाद आपकी आवाज़ सुनी। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे राहुल जयकर जी, लक्ष्मी रावत जी, करिश्मा मौर्य जी, समीर जी, प्रशांत जी, गैरी शाह जी, रूही खान जी, आर सक्सेना जी, असदुल्लाह लघारी जी, अनुज कुमार जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।